नाउ इन लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एनालिसिस टूल्स, and that problem analysis tools comes under second stage of program development life cycle. हेलो सर, कॉम्बिनेशन क्लास है सर। Yes? 3 ब्रिज 4 मिला हुआ है सर। अच्छा, ब्रिज 3 वाले भी हैं इसमें? यस सर, हम लोग ये पढ़े नहीं है। अच्छा ठीक है, I just discuss that one. I just take one review class, ठीक है ना? तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किया, I just take a review of that particular session, ठीक है ना? Today because some of the other batches is merged in your batch. तो इनिशियली हम लोग क्या डिस्कस किए थे इन द फर्स्ट क्लास? वी जस्ट डिस्कस अबाउट इनिशियल फेनोमेनन, यानी कि जो इनिशियल स्टेप्स किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम हैंडलिंग करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए सबसे पहला जो इनिशिएटिव हम लेते हैं, ठीक है ना? एंड वी जस्ट को रिलेट इट विद द कंप्यूटर आल्सो। तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करने से पहले वी डिस्कस द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप इनिशिएटिव लेते हैं। अब वो इनिशिएटिव केवल कंप्यूटर में कोई वर्कआउट करने के लिए होता है ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में भी यू आर गेटिंग सो मेनी असाइनमेंट्स डे बाय डे एंड यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसा असाइनमेंट आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। यानी कि whenever any question you will receive, whenever you receive any question, then whatever solution or whatever preparation for finding the solution of that particular problem you have, that all comes under that particular phases. तो in computer और in real life दोनों को correlate करते हैं। So we just have to use these 3 words. Initially we discussed that one. So fetch, decode, and execute. So these are the 3 words which is used by each and every human beings to resolve the problem. किसी भी problem को resolve के लिए real life में भी हम ये fetch, decode और execute तीनों terminology का day by day, hour by hour और बोल सकते हैं second, within second, second by second, और अगर कंप्यूटर में बोले तो मिली सेकेंड, पिको सेकेंड्स, यानी हर पर्टिकुलर सेकंड में यू हैव टू टेक डिसीजन एंड फॉर फाइनलाइजिंग दैट डिसीजन यू हैव टू टेक प्रॉपर स्टेप्स। तो इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन आल्सो, इन रियल लाइफ आल्सो व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सर्च आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो फेच मींस व्हाट? टू सर्च एनी, चलो, टू सर्च। डिकोड मींस टू टेक डिसीजन, यानी किसी तरह का डिसीजन बनाना। एंड एग्जीक्यूट का मतलब हो गया EXE, टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एनी पैराफ्रेजिंग आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली whenever suppose if you have to purchase bike, then first of all you search the particular shop. अब ये शॉप आप डिपेंड करेगा आपका कि in which manner you perform commerce, यानी कॉमर्स का जनरली अगर मतलब हम लोग देखें तो कॉमर्स का मतलब लेन देन होता है, यानी कि you pay for something and you will get something as a product, ठीक है ना? प्रोडक्ट के लिए आप पे करेंगे, पैसा देंगे और प्रोडक्ट लेंगे। अब ये कॉमर्स क्या है कि इसका रिफाइनमेंट होता चला गया डे बाय डे। रिफाइनमेंट ऑफ कॉमर्स एग्जिस्ट, रिफाइनमेंट इन विच मैनर, तो वी हैव टू डिस्कस दैट वन आल्सो। तो अर्लियर वी हैव अ ट्रेडिशनल कॉमर्स, नाउअडेज इट इज आल्सो एग्जिस्ट। ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब हुआ कि आप किसी फिजिकल स्टोर में जाते हैं और जिस तरह का प्रोडक्ट आपको परचेज करना होता है उस प्रोडक्ट को उस तरह का फिजिकल स्टोर सर्च करते हैं मैनुअली और वहां पर जाकर आप परचेजिंग करते हैं। दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग कॉमर्स। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आज भी हम फिजिकल स्टोर करते हैं और वहां जाकर कोई भी प्रोडक्ट जिसको खरीदना है उसको परचेज करते हैं, पैसा पे करते हैं और ले लेते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स आज भी है, लेकिन ये फास्ट एंड फ्रीक्वेंट नहीं है।
क्योंकि अगर फिजिकल स्टोर आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है तो यू हैव टू क्रॉस दैट 2 किलोमीटर टू रीच ओवर देयर। तो देयर इज ए डिस्टेंस कवरेज, तो आपको एक डिस्टेंस कवर करना होगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारा फैक्टर काम करेगा, हो सकता है ऑटो से जाना हो, बाइक से जाना हो, बाइक में फ्यूल लगेगा, यानी कि सो मेनी फैक्टर्स आर देयर टू रीच दैट लोकेशन। तो आज भी अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स के थ्रू अगर किसी भी तरह का आपको लेन देन करना है तो आपको फिजिकली उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहां से आपको वो प्रोडक्ट परचेज करना है। लेकिन इसका रिफाइनमेंट क्या हो गया, नाउ ए डे along with the traditional commerce so many commerce are there। ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ साथ और भी आपके पास अल्टरनेटिव है जो अर्लियर डे में नहीं था। तो आप ट्रेडिशनल कॉमर्स को स्विच किया गया, थोड़ा सा स्विच किया गया और उसको टर्मिनोलॉजी दिया गया ई कॉमर्स, ठीक है ना। और ये ई कॉमर्स एक्चुअली क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो आप जब देखे होंगे इनिशियली अर्लियर डे में द बैंकिंग इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, बैंकिंग सिस्टम आपका सेंट्रलाइज नहीं था। तो जिस बैंक में आप ओपन करते थे अकाउंट उसी बैंक से एक्सेसिंग भी आपको करना होता था। तो इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ, बैंकिंग इंडस्ट्री तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ई कॉमर्स कैसे इंक्लूड हुआ, व्हेनेवर द बैंकिंग सिस्टम जनरेट और ओरिजिनेट देयर वेबसाइट्स, ठीक है ना, वेबसाइट्स वो बनाना शुरू किए ताकि वेबसाइट्स के थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। तो आप वेबसाइट जब बनाए तो उसके बाद फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा प्राप्त हो गया, यानी कि आपको फिजिकली विजिट, यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स जो आप बैंक में जाके कर रहे थे, अब फिजिकल विजिट का जरूरत नहीं है। अब आप नेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास है तो बैंक के वेबसाइट्स पर जाकर वहां पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और कुछ ऑथराइजेशन बैंक आपको प्रोवाइड कर दी है, यानी कि आप अपना कोई भी आरडी, फिक्स डिपॉजिट, इस तरह का अकाउंट ओपन विदाउट फिजिकल एलोकेटेड इनटू द बैंक आप कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। बहुत सारा चीज आप को ऑथराइजेशन की प्रोवाइड कर दिया गया है, प्रोफाइल पासवर्ड आपको दे दिया गया है, उसका यूज करके आप कभी भी किसी भी तरह का वहां पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब इसका डे बाय डे जब इसका जरूरत आप महसूस करने लगे, जब नेट बैंकिंग यूज करने लगे, तो अब आपको क्या हुआ कि इस ई कॉमर्स में क्या है, एक दिक्कत यह है कि बार बार साइट ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। whenever you want to access the particular banking system then you have to open the site of the particular bank। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ई कॉमर्स जितने लोग वेबसाइट्स बनाए उनको मोबाइल वर्जन भी बनाना पड़ा, क्योंकि आपका वेबसाइट्स ओपन केवल डेस्कटॉप लैपटॉप पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके वेबसाइट्स के लिए मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप ओपन करे। तो जितने भी वेबसाइट्स अब बन रहे हैं, आप भी बनाएंगे, वो सब मोबाइल वर्जन में भी बन रहे हैं ताकि आपका वेबसाइट्स मोबाइल पर भी ओपन हो सके और उसका सुविधा आप ले सके। लेकिन अब इससे थोड़ा सा और ज्यादा इन्हांसमेंट हुआ तो हम लोग एम कॉमर्स के तरफ बढ़ गए, यानी कि ई कॉमर्स तो वेबसाइट तो था, नाउ यू नीड एप्स, ठीक है ना, एप्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक बैंकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हर बैंक का एप्स बनने लगा, क्योंकि आप वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करने में इट विल टेक सम टाइम, स्पीड, ये सारा चीज। आप एप्स को क्या है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अपने मेमोरी में, यानी कि फोन में, और जब ओपन करना होगा तो आप उसको ओपन इमीडिएटली कर सकते हैं लॉगिन पासवर्ड से। तो ये फैसिलिटेट हुआ एप्स। ई कॉमर्स में वेबसाइट्स बना, वेबसाइट्स दो मोड में बना, जब उसका जरूरत महसूस होने लगा कि उसको स्मार्टफोन और ये सब जो अदर डिवाइस से भी एक्सेस करना है तो उसका मोबाइल वर्जन, यानी हर वेबसाइट का मोबाइल वर्जन भी बनाने के समय तय करना पड़ा कि मोबाइल वर्जन, यानी मोबाइल से भी आपके वेबसाइट को कोई ओपन करके एक्सेस करने की कोशिश किया कर सकता है। लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा एनहांसमेंट हुआ एम कॉमर्स की तरफ हम लोग, मोबाइल कॉमर्स, यानी कि एम कॉमर्स, ई कॉमर्स इज जस्ट स्विच टू द मोबाइल कॉमर्स। तो नाउ you have a mobile in your hand and you are going to access that particular system through the apps designed for the particular organization. So each and every organization set up their apps, design their apps, and through the apps you can access the entire features of that particular organization. Like अगर आप बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लें तो हर बैंक का एक एप्स है, तो वेबसाइट से जो एक्सेस कर रहे थे अब वो एप्स के थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल वर्जन अवेलेबल है और ये कॉमर्स के लिए यूज किया जा रहा है, and you are also using that one.
नाउ आफ्टर मोबाइल कॉमर्स देयर इज अनदर फैक्टर वर्क, जो सबसे ज्यादा अभी कोरोना आवर में बोले तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा था, जो 6 घंटा के लिए बंद हुआ तो पूरे लोग परेशान हो गए. That is the S-commerce. That is also a part of the particular commerce. S-commerce, that means social commerce, social networking sites. So social networking sites, it is also a way to handle the particular commerce. So handling commerce, we just use the social networking sites like WhatsApp. Business app is there, WhatsApp business. There is a Instagram. On Instagram also advertisement is there, because Instagram, Facebook, ठीक है ना, yes, Viber, Hike, Hangout, so many social networking sites we have through which we can enhance the commerce. We can place advertisement over there to promote that particular product, and by that promotional advertisement, अगर 100 लोग देखेंगे, 1 लाख लोग देखेंगे, और 100 लोग आपका जो है प्रोडक्ट परचेज कर लिए तो बिजनेस हो गया. तो we just do that one, that is the S-commerce, ठीक है ना. And nowadays we are also using e-commerce, ठीक है ना. तो like naptol.com, like उस तरह का जो साइट्स आप यूज कर रहे हैं, जो आपका चैनल के थ्रू आप यूज कर रहे हैं. तो टीवी कॉमर्स, टेलीविजन कॉमर्स इज ऑल्सो यूज टू जनरेट द कॉमर्स नाउअडेज. यस, हाँ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप बोल रहे हैं, जैसे 2 मिनट में आप लॉग इन करिए, 2 मिनट में आपका जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और 2 मिनट के अंदर में इसका प्राइस इतना है, इससे कम में 90% डिस्काउंट में आप ले रहे हैं. तो इस तरह का प्रमोशनल आप एक्टिविटी करके प्रोडक्ट को जो है सेल कर लेते हैं. तो दीज आर द वेरियस वे टू जनरेट कॉमर्स नाउअडेज, apart from the particular traditional commerce. So here why I discuss this commerce, because whenever we are doing searching, then searching may exist in 2 different manner, and that 2 different manner is what, that is the offline and online. Now we have 2 options. Earlier we have only 1 option, offline, whenever we are doing the commerce through the traditional commerce. So only we have to visit the location and purchase the product, whatever product we want to purchase. जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते थे उसके लिए लोकेशन पर जाना था, और उस लोकेशन पर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके, अगेन देखिए, whenever we discuss the 3 words, you just imagine any product in your mind. आप किसी प्रोडक्ट को माइंड सेट में सेट कर लीजिए, and then you just initiate the particular definition. तो fetch का मतलब क्या होता है? Whenever you are sitting in front of laptop or desktop, you are doing all the 3 points. यानी कि आप लैपटॉप ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि कौन सा एप्स या कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं. तो आप फेच कर रहे हैं, बहुत सारा लिस्टिंग है, ठीक है ना. सपोज दिस इज द डेस्कटॉप, देयर आर सो मेनी आइकन्स आर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च, यू हैव टू सेलेक्ट. सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपका आइकन यहाँ दिख रहा है. तो बहुत सारे आइकन में आपको कुछ पर्टिकुलर आइकन को सेलेक्ट करना है. तो बहुत सारे आइकन को पहले देखे, that is the destination. Then after you have to take decision, and once you take the decision, then after the outcome is generated. Means there is various packages of MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, but you want to access MS PowerPoint. So out of 3 options you have, you are selecting the particular one. That is what, that is you are taking decision to finalize the objective. So your decision is to open the MS PowerPoint. So you don't go for MS Word or MS Excel, you just click on the icon for the particular MS PowerPoint. So once you click on the icon, that means you are finalizing the decision, and once you finalize the decision, then the particular application is open for you. तो जब आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, फिर आप उस पर काम करेंगे. जैसे अगर अब सपोज करिए यहाँ पर अगर बहुत सारा आपको आइकन यहाँ पर दिख रहा है. सपोज इफ यू वांट टू ओपन पावर पॉइंट, तो वी जस्ट क्लिक ऑन द पावर पॉइंट ओपन फॉर यू. नाउ दिस पावर, अब ये पावर पॉइंट आपने इंटायर म्यूट करिए. तो इस सारे में से आपने पर्टिकुलर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया. ये काम आप उस
आप अगेन नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं। जैसे अगर कुछ सर्च करना आपको, इफ यू वांट टू सर्च मींस इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट MS वर्ड, MS वर्ड के बारे में कोई जानकारी लेना है तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट यूज द सर्च इंजन and in the address bar of the particular section you just place that contents, whatever contents you want to search. So what is in which page this exists, ये किस पेज में आएगा, this comes under fetch page, यानी कि फेच करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। आप जब क्लिक कर रहे हैं MS वर्ड को तो ये आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। जब ये रिक्वेस्ट सबमिट होगा तो OS इसके बेसिस पर आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और उस कंट्रोल सिग्नल का इनिशिएट कौन करने वाला है। जैसे आपको मैंने कोई क्वेश्चन किया तो वो जवाब कौन खोज रहा है, आपका कौन सा मेमोरी जवाब खोज रहा है, योर प्राइमरी मेमोरी। सपोज आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम, so you just give me the particular name whenever your primary memory initiate that word, because you are not going to use any secondary memory, because your name is also, ऐसा हो सकता है कि आपका नाम किसी डायरी में लिखा हो, किसी नोट्स में लिखा हो, आप उसको ओपन करके फिर अपना नाम पढ़ेंगे तो कुछ चीज आप मेमोरी में रखते हैं जो इनिशिएट करते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है जिसके लिए आपको पुस्तक या नोट्स को ओपन करने की जरूरत महसूस हो, तो आपका प्राइमरी मेमोरी हर चीज को स्टोर करके नहीं रख सकता, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का जरूरत है। तो हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट देखे थे मेमोरी के कॉन्सेप्ट में कि हमारा जो रियल लाइफ में मेमोरी है वही हमारा कंप्यूटर में भी है। रियल लाइफ में भी हम एवरीथिंग प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके परमानेंट नहीं रख सकते हैं, तो वी नीड अ सेकेंडरी मेमोरी फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग ऑफ द डेटा फॉर फ्यूचर एक्सेशन। तो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस दैट डेटा इन फ्यूचर देन वी जस्ट use that secondary memory to access it. So again inside the computer also there is a secondary memory and there is a primary memory. So you just know the name of that primary memory. तो primary memory में आप बोल सकते हैं RAM, ठीक है ना, क्योंकि RAM फिर आगे डिटेल्स पढ़ेंगे तो RAM स्टैटिक डायनेमिक, फिर उसमें पढ़ेंगे कैश मेमोरी में स्टैटिक RAM यूज होता है। आपका जो रैम है, जो आप प्राइमरी मेमोरी जो फेच इंस्ट्रक्शन इनिशिएट करता है वो आपका डायनेमिक रैम होता है, DRAM होता है। यहाँ पर आप अभी बोल सकते हैं हार्ड डिस्क, SSD, अभी जो आप यूज कर रहे हैं SSD, हार्ड डिस्क, ऑल आर यूज फॉर सेकेंडरी मेमोरी, योर पेन ड्राइव, ठीक है ना। तो एवरी स्टोरेज डिवाइसेस इज यूज टू रिटेन डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर एक्सेशन। व्हेनेवर यू आर स्टोरिंग सर्टेन डेटा इनटू अ पेन ड्राइव, दैट मींस व्हाट, you want to access that data in future, so whenever you want to access that data then the buffering is needed. तो आपका हर चीज जो परमानेंटली आप रखना चाहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। आप नोट्स क्यों बनाते हैं, इसलिए कि वो सारे कंटेंट्स को आप अपने प्राइमरी मेमोरी में नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको नोट्स बनाकर सेकेंडरी मेमोरी में रख देंगे और जब आपको यूज करना होगा उस नोट्स को ओपन करेंगे और प्राइमरी मेमोरी उस फेच करके उसको एक्सेस करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का इनसाइड द कंप्यूटर आल्सो, बिकॉज मैन डिजाइन द कंप्यूटर। तो व्हाटएवर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी को मैन ने बना दिया, कंप्यूटर में भी फीलिंग छोड़कर सब कुछ डाल दिया है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, यहाँ दो बात हम लोग डिस्कस किए। तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, यानी कुछ भी आपको अगर परचेज करना है, यानी कुछ भी आपको इनिशिएट करना है, सपोज इफ यू वांट टू परचेज पेन देन यू हैव टू फेच द शॉप आइदर इन ऑफलाइन और online mode. Once you finalize the particular shop in offline or online mode, then you have to take decision, because there are so many pens available in that stationery shop, either offline or online. आप online अगर Flipkart, Amazon, Shopclose, अलग अलग जो भी चैनल है आपका, वो अलग अलग चैनल को यूज कर रहा है, अलग अलग बिजनेस मॉडल से तैयार किया हुआ जो आपका वेबसाइट है। अगेन हम लोग डिस्कस किए थे बिजनेस मॉडल। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वेबसाइट यूज करते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो यूज नहीं करते होंगे। ऐसा कोई इसमें है जो ऑनलाइन में परचेजिंग नहीं किए हैं अभी तक कोई प्रोडक्ट? अच्छा, एक आध हैं, ठीक है, तो एक आध बार कर लीजिए, फीडबैक लेते हुए कीजिएगा। फीडबैक वहां रहता है हर प्रोडक्ट का, अगर बेहतर प्रोडक्ट का फीडबैक हो तो उसमें जा सकते हैं। कभी कभी वो भी भ्रमित करता है, इल्यूजन इज देयर, क्योंकि आप जब जिस प्रोडक्ट से परेशान होते हैं आप उसका अच्छा फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान कर दिया जाए, तो फीडबैक आप दे देंगे, तो उस फीडबैक को जो दूसरा जो है इनिशिएट करेगा तो आपका गलत जानकारी उसको भी
जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बाधित कर सकता है। तो फीडबैक आपको भी सही देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ऐसा हो सकता है, यस, रिटर्न पॉलिसी भी होता है, हाँ बिल्कुल। अर्लियर उसमें भी प्रॉब्लम था। जब आप इनिशियली आप बात करेंगे, जब ये ऑनलाइन शुरू हुआ था तो लोग क्या करते थे, देयर इज ए टू फैसिलिटी, क्योंकि वो देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिलीफ नहीं था कि हम पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे उसके बाद प्रोडक्ट कहीं नहीं भेजा तो। नाउ ए डे यू आर फ्रीक्वेंटली पे, ठीक है ना, प्रीपेड आप पहले से कर दे रहे हैं। लेकिन पहले लोग जब ये इनिशिएट हुआ था ये सर्विस, तो लोग ये सोचते थे कि सीओडी को ज्यादा प्रीफर किया जाए, तो उनको सीओडी कैश ऑन डिलीवरी करने का जरूरत महसूस हुआ, क्योंकि नहीं तो कोई प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा। तो अब ये सीओडी में क्या था कि सीओडी में लोग ऑर्डर प्लेस करके रिजेक्ट कर देते थे। तो अब क्या, ट्रांसपोर्टेशन से लेके ये सारी सुविधा तो उसको उस प्रोडक्ट को वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए लग गई। तो उसके बाद इसमें इन्हांसमेंट, यानी कि ये जो फीडबैक आपका मिला अच्छा नहीं था कंपनी के लिए, तो उस फीडबैक के बेसिस पर कंपनी ने ओटीपी जनरेट शुरू कर दिया, ताकि आप बाध्य हो जाए, आपका नंबर आपका ऑथेंटिकेशन ये बाध्य हो जाए, बाद में आप एक्सेस डिनाई नहीं कर पाए कि हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया है। तो ओटीपी के थ्रू वो कंफर्मेशन ले लेता है कि आप, ठीक है ना, आप फिजिकल एग्जिस्टेंस आपका है, आप रोबोट नहीं है, क्योंकि आपने ओटीपी को रिस्पॉन्ड किया है, ओटीपी को आपने सबमिट किया है। इसका मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट टू परचेज। तो आप लास्ट आवर में आप उसको अगर रिजेक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई यू आर रिटर्निंग दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट रिटर्न दैट प्रोडक्ट फॉर एनी अदर रीजन। तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये सारा रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो अब ये क्या था कि ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन मोड में यू आर सीइंग द प्रोडक्ट, यू आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। बट इन ऑनलाइन मोड ऐसा, इसलिए ऑनलाइन मोड में लिखा रहता है बहुत बार कि जो प्रोडक्ट आप दिख रहा है सेम आप प्रोडक्ट लेंगे, ऐसा कम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट आवर में कोई पर्टिकुलर कलर अनअवेलेबल हो जाए, तो दूसरा कलर भी आपको भेजा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपका ऑर्डर प्लेस होने के समय में रियल टाइम सिस्टम है, तो आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस समय बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। अब कब आउट ऑफ स्टॉक हो गया प्रोडक्ट आपके ऑर्डर प्लेस होने के बाद, ये पता नहीं है। तो अब बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जो 4 दिन में आपका प्लेस होना है वो 15 दिन में हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन फिर होगा, फिर आपको वो फुलफिलमेंट किया जाएगा। और जब ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको नहीं कैंसिल कर देता है और बोलता है कि रीसबमिट कीजिए, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन में ये सारी सुविधा हम लोग को नहीं थी। ऑफलाइन में आप रिजेक्ट करने के लिए फिजिकली आपको जाना पड़ता था। अभी क्या है, जो आपको प्रोवाइड करेगा वही आपका रिसीव भी कर लेगा। तो अब ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। चाहे आप ऑफलाइन मोड में परचेज कर रहे हो चाहे ऑनलाइन मोड में परचेज कर रहे हो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको सर्च करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर है कि नहीं सर्च करना पड़ेगा। मोबाइल परचेज करना है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जो आपका जो है ये साइट पर आप जाएंगे तो सर्च करेंगे। तो सर्च करने का मतलब क्या है, फेच। सर्च करने के बाद बहुत सारा लिस्टिंग आ जाएगा, सबको थोड़े ऑर्डर प्लेस कर देते हैं आप। आपके पास 50 मोबाइल, अलग अलग मोबाइल कंपनी का सेम प्राइस में प्रोडक्ट आ गया, तो अब आपको फाइनलाइज करना होगा कि उस 50 में से किसको आप एक नंबर में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो दैट इज योर डिसीजन मेकिंग, दैट इज द डिकोडिंग पार्ट। तो वंस यू टेक द डिसीजन ओवर 50 अल्टरनेटिव्स, तो 50 देखने के बाद एक, ये काम आप फिजिकली भी करते हैं। आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप पहले 5-6 प्रोडक्ट देखते हैं, फिर आगे जब आप जाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे सैड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप इसको और ज्यादा इन्हांस कर पाएंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी एक पार्ट होता है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है कि सबसे पहले आप टेक्निकल साउंड प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, फिर ऑपरेशनल देखना चाहते हैं, और तीसरा नंबर होता है आपका इकोनॉमिकल। लेकिन इसको तीसरा नंबर में रखते हैं, लेकिन ये सबसे एक नंबर में रहता है, ठीक है ना। टेक्निकल फिजिबल है, देख लिया, समझ लिया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ऑपरेशनल फिजिबल है, हाँ ठीक है, समझ गए। ऑपरेटिव है, समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट लेटेस्ट है।
लेकिन तब बात आती है कि आपका बजट क्या है। ये तीसरा नंबर आता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, जो तीसरे पायदान पर है, लेकिन सब प्रायोरिटी सबसे एक नंबर पर है। टेक्निकल ऑपरेशनल सबको आप बाईपास कर देते हैं जब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की बात आती है। अगर आपका बजट 50,000 है तो 1 लाख वाला जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकली और ऑपरेशनल फिजिबल होगा, उसको भी आप बाईपास, उसको भी साइड कर देंगे। फिर आप फिर कंप्रोमाइज स्टेटमेंट आपका शुरू हो जाएगा। कंप्रोमाइज स्टेटमेंट क्या है कि ज्यादा महंगा भी है और ज्यादा ऑपरेटिव है, फंक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए इतना ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस को नहीं जाना चाहिए। तो 1 लाख वाला नहीं, 50,000 बजट है, 50,000 को आप फाइनल करते हैं। तो ये कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट है कि ऑपरेशनल होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, सर्विसिंग जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड होगा, हैंडलिंग में जो है कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये सब अपने को कॉम्प्रोमाइज करने का है। बट एक्चुअली ये कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं वो किस बेसिस पर दे रहे हैं? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के बेसिस पर। तो अब हम बिजनेस मॉडल हम लोग बात कर रहे थे, तो बिजनेस मॉडल में भी कोई बता सकते हैं कि आपका OLX किस तरह का मॉडल पर काम करता होगा? बताइए, ब्रिज 4 वाले बताइए, OLX किस मॉडल पर काम करता होगा? एक्चुअली बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं, बिजनेस होल्डर और कंज्यूमर या कस्टमर, तो B2C ये जितना भी आप साइट देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब आपका कस्टमर के लिए बिजनेस स्टैक होल्ड करते हैं। यानी आप कस्टमर हैं, ये साइट पर बहुत सारा प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी का होगा और उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, दैट इज B2C मॉडल। That means that site is designed for B2C model. तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, अमेजोन, और कौन है? मिंत्रा, हाँ, एजियो, यस, सो मेनी एटसेट्रा, ठीक है। देयर इज ए बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ऑल्सो, यानी कि दो बिजनेसमैन के बीच, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, तो आप फ्लिपकार्ट को बोल सकते हैं B2B मॉडल पर भी ये काम करता है, दोनों मॉडल को काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर डालेंगे तो यू आर ऑल्सो बिजनेस, यू आर ऑल्सो ऑनर ऑफ दैट बिजनेस एंड योर बिजनेस इज प्रमोटेड बाय दैट साइट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, so you are indirectly performing business over there. That means there is no need to open any outlet. Nowadays it is very much easy to think about single product and work on that. पहले क्या था कि आपको कम से कम एक दवा भी कंपनी खोलना है तो कम से कम 10 प्रोडक्ट सोचना है। अभी क्या है कि एक प्रोडक्ट आप सोच लेंगे तो उस प्रोडक्ट का कोई बिना आउटलेट ओपन किए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे मॉडल को यूज करते हुए इस साइट के थ्रू आप अपने एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट इफिकेसी होगा, अगर इफिशिएंट होगा और अगर उस प्रोडक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया, लोग उसको जानने लगे, यूज करने लगे, तो हो सकता है कि इतना ऑर्डर प्लेस होगा कि आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रोडक्शन करने के लिए सोचना होगा। तो विदाउट एनी आउटलेट यू हैव ए बिजनेस। नाउअडेज यू हैव ए स्कोप to generate a business by thinking a single product, and एक ही प्रोडक्ट पर आप बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए किसी तरह का आपको रेंट पर या किसी तरह का एरिया आपको एक्वायर या आउटलेट आपको ओपन करने का जरूरत नहीं होगा। तो जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करेंगे और उसको रिलीज कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन आप उसी बेसिस पर करेंगे जितना ऑर्डर आपका प्लेस हुआ है। तो B2B मॉडल को भी सपोर्ट करता है। एंड देयर इज C2C, there is a model C2C like OLX मॉडल। तो OLX आप साइट देखते हैं, वो कस्टमर टू कस्टमर, आप भी कस्टमर हैं, ठीक है ना, और जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो भी कस्टमर है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है और आप उसके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर दोनों ऑप्शन है, आप अपने पुराने सामान को, आप अपने प्रोडक्ट को, अब तो नया सामान भी मिलने लगा वहां पर, तो आप हाँ रिफर्बिश, आप उस तरह का सामान जो है जो कुछ दिन तक यूज किया हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उस तरह का सामान वहां पे अवेलेबल है। जो 1 लाख का प्रोडक्ट है, अगर आपको 15,000 20,000 में मिल रहा है तो यू जस्ट गो फॉर दैट प्रोडक्ट
and use that site to purchase that product. So that particular platform is supportive for customer to customer model. So customer to customer, that means the customer is also purchaser and the seller is also customer. कस्टमर बेचने वाला भी कस्टमर हो सकता है और खरीदने वाला भी कस्टमर हो सकता है. कस्टमर खरीदने वाला तो रहता ही है, लेकिन एट ए टाइम अगर वो चाहे तो अपने प्रोडक्ट को वहां प्लेस करके अपने प्रोडक्ट को भी वो बेच सकता है. अभी देखिए जितना भी रेंटल है, रेंटल हाउस, रेंटल जो भी आपका रेंटल कार, ये सारे आपका जो है अलग अलग साइट्स के थ्रू अपने प्लेस करते हैं. मीन्स अगर आप ओला से जुड़ गए, आपके पास तो एक ही कार है, लेकिन आप उस कंपनी से जुड़ गए जिसके पास नंबर ऑफ कार व्हीकल्स है, तो आपका एक कार भी उसमें एज ए सबसेट यूज हो गया. तो नंबर ऑफ व्हीकल्स में आपका भी एक व्हीकल्स ऐड हो गया और यू आर आल्सो जनरेटिंग द बिजनेस, जो पहले नहीं संभव था कि आप एक पर्टिकुलर ऑनर, एक गाड़ी का ऑनर होकर आप बहुत सारा बिजनेस का पार्ट, बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर का आप एक मॉड्यूल हो सकते हैं. तो नाउ डे इट इज अवेलेबल. तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ये वेरियस बिजनेस मॉडल और भी है. जैसे आप डीबीटी, जो भी गवर्नमेंट का जो पैसा आपके अकाउंट में आधार के थ्रू आता है, तो वहां पर भी साइट्स यूज होता है. आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये जितने भी है, वो जो भी सब्सिडी आपको देती है आपके अकाउंट में, वहां पर भी पर्टिकुलर मॉडल काम करता है. आप एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी रेट लेते हैं, तो पहले आप पे करते हैं, फिर आपके अकाउंट में पैसा आता है. तो ये गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है. बहुत सारा आपका प्लानिंग है जिसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आता है. तो हर किसी के अकाउंट में पैसा एक सर्टेन आईडी के थ्रू आता है और वो आईडी आपके बैंक से जुड़ा हुआ है. तो जिस बैंक से आप जोड़ते हैं उस आईडी को, उस बैंक में वो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो आई थिंक दैट कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये केवल दो मोड है जिसमें हम लोग फेच, रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट बार बार करते हैं. ठीक है ना. ऑफलाइन में आप बाजार में गए, आपको एक लिस्ट मिला है. अब लिस्ट में हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रोडक्ट हो सकता है कोई वेजिटेबल से रिलेटेड कोई हो, कुछ ग्रोसरी आइटम हो. इसके लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग शॉप पर जाते हैं. या सबसे आसान आजकल क्या है, किसी मॉल में, किसी बिग बाजार, सुपर बाजार, इसमें जाए. क्यों जाते हैं? क्योंकि जो आपके पास लिस्ट होता है, उस लिस्ट में जो मिसलेनियस आइटम होता है, वो सारे मिसलेनियस आइटम एक ही छत के नीचे आपको मिल जाता है. तो यू डोंट हैव टू विजिट सो मेनी लोकेशंस फॉर फाइनलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव. आप एक ही लोकेशन पर जाकर ये सारा काम पूरा कर लेते हैं. दैट्स व्हाई ये बिग बाजार, वी मार्ट, ठीक है ना, और सुपर बाजार, 9 to 9, ये ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी आप इसको प्रमोट कर रहे हैं. ऑनलाइन में भी है. अब ऑनलाइन में है बिग बास्केट, ये सारा जो आप यूज करते हैं. नाउ सर्विसेज के लिए आप पे करते हैं. ठीक है ना. यू आर यूजिंग स्विगी, यू आर यूजिंग जोमेटो. तो दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर. जोमेटो के पास क्या कोई रेस्टोरेंट है अपना? नहीं है. जोमेटो या स्विगी, ये सारे रेस्टोरेंट लोकलाइज होकर सारे रेस्टोरेंट से टाई अप होते हैं. और आप, हाँ, आप जो है हरीलाल को जानते होंगे, आप जो है पर्टिकुलर शॉप को जानते होंगे. ठीक है ना. तो उस शॉप को अगर वहां पे देखेंगे तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे. तो बाय दैट ऐप यू जस्ट प्रमोट दैट पर्टिकुलर शॉप and you will get the product from the particular shop. अब क्या है कि बारिश का दिन है, आप उस शॉप पर नहीं जा सकते हैं, वो आपका फेवरेट शॉप है जहां से आप जो रेसिपी, उसका सेलेक्टिव रेसिपी आप यूज करते हैं. so you just place the order through that Zomato and Swiggy and you will get that product after certain time interval. ऑनलाइन मोड. तो अब क्या है कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन यू गो फॉर ऑनलाइन बिकॉज यू हैव ए चॉइस. अर्लियर दिस चॉइस इज नॉट अवेलेबल फॉर यू. पहले क्या था, ये ऑफलाइन आपको अगर बारिश भी हो रही तो छाता लगा के जाना पड़ेगा उस शॉप पर जहां से आपको कोई प्रोडक्ट खाना है या खरीदना है. लेकिन नाउ डे यू हैव ए ऑप्शन, तो यू जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन. अगर आपको कुछ और भी काम करना है तो आप वो काम करेंगे. इसको प्लेस कर दिए, ठीक है, वो आ रहा होगा, ठीक है, हम ये काम कर लेंगे. नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग, यू जस्ट परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग. अर्लियर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफलाइन, so there is no any online options. So nowadays we have an option online for the offline, so we just go for that online. Sometime you will get more privilege on online compared to offline. Offline में हो सकता है कि आप अगर 50 रुपए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो,
लेकिन ऑनलाइन में उसी प्रोडक्ट का हो सकता है कि ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई हो रहा है, सिलेक्टिव है तो, और बिक नहीं रहा है तो कभी कभी उसमें डिस्काउंट लगा दिया गया, तो वो 50 वाला 25 में भी मिल गया। ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपके घर में कोई सेम प्रोडक्ट को अलग अलग दाम में खरीदते हैं लोग। आपने उसको 200 में खरीदा, हो सकता है आपका भाई उसको 500 में खरीदे, प्रोडक्ट अच्छा है, और हो सकता है कि आपके और कोई रिलेटिव उसको 900 में खरीदें। तो ये टाइम टू टाइम उसका प्राइस चेंज होता है। तो अब इसका एडवांटेज ऑफलाइन में नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो इसलिए अब क्या है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप भी लोग ऑनलाइन परचेज करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अब आईफोन, एप्पल, ये सब आपका जो डिवाइसेस है, इसका कॉस्ट 1 लाख प्लस होता है। इसके लिए भी लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है कि विश्वास, बिलीफ अब बढ़ गया है, यानी कि जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो और ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था, ऑनलाइन में डुप्लीकेट सामान मिल जाएगा, ये एक जनरल व्यू था। तो ये व्यू अब चेंज हो गया धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले क्या था कि सीओडी करो, पैसा मत दो पहले, हो सकता है कि पैसा लेके भाग जाए कंपनी, ठीक है ना। आपको अवेलेबल नहीं कराए प्रोडक्ट, या बोल दे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, आप वेट कीजिए, साल भर इंतजार कीजिए। तो सीओडी करो, प्रोडक्ट आएगा तब पैसा पे करेंगे, अदरवाइज पैसा देंगे नहीं। तो आप अपने रेवेन्यू को, अपने पैसा को रिजर्व सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम बढ़ा, विश्वास बढ़ा, तो आप अब ऑनलाइन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिससे ऑफलाइन वाले परेशान हैं, ठीक है ना। इसमें भी कोई ऑफलाइन मोड में कोई बिजनेस होल्डर या किसी का बिजनेस होगा तो वो समझ पा रहे होंगे कि ये जो सुपर बाजार, 9 to 9 मॉल, ये तो थोड़ा परेशान कर रहा था, अब ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ज्यादा परेशान कर रहा है। कि जो छोटे बिजनेस होल्डर हैं उनको ये ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उनको उतना रेंज वो रख नहीं सकते हैं, और जब वो रेंज नहीं रखेंगे तो ऑनलाइन वाले जो हैं, बीच में क्या था कि मोबाइल को रोक दिया गया था कि आप ऑनलाइन नहीं परचेज करेंगे कोरोना काल में। आपको मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, फिर बाद में वो खत्म हो गया कि मोबाइल वाले के दुकान पर जाइए और वहां पर परचेज करिए, यानी कि फिजिकल को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब किसी को कोई 25,000 का सामान अगर 13,000 15,000 में मिलेगा, अभी जो सेल है, तो कोई क्यों जाएगा 25,000 ऑफलाइन में फिजिकल स्टोर को पे करके वो प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए। तो सिक्योरिटी आप इसलिए बढ़ गया। अब इसके चलते क्या है, जो छोटे बिजनेसमैन है वो परेशान है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब उनकी ऑपरेशन एक्सेशन जो है वो स्लो हो गई है, गति रुक गई है। तो वो डेली का उनका जो बिजनेस पहले जो 5,000 10,000 का होता होगा, आज 1,000 1,500 2,000 में सिमट गया है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो डेली यूज नहीं करता है, लोग वीकली यूज करता है, या फोर्टनाइटली यूज करता है, या मंथली यूज करता है। तो मंथली वाले तो एक ही बार दिखेंगे। तो अगर आपको अभी जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में डिफरेंट यानी मिसलेनियस आइटम है, तो वो मिसलेनियस आइटम के लिए आपको अगर 10 जगह जाना पड़े तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि इसको लेने के लिए बिग बाजार या उस तरह का मॉल में जाएं जहां पर 9 to 9, जहां पर ये सारे आइटम हमको एक ही जगह मिल जाए, हमको ज्यादा मूव नहीं करना पड़े, बिकॉज यू वांट टू सेव योर टाइम। तो ये टाइम फैक्टर अभी काम कर रहा है, और ये टाइम फैक्टर बाकी को परेशान कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप समय बचाना चाहते हैं, और समय बचाने के चलते घूमना फिरना कम कर दिए, क्योंकि उस सब के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो ये सारे को भी समय आपको देना है, अपने बहुमूल्य समय में से इसके लिए भी समय निकालना है। तो यू वांट टू सेव योर टाइम, बिकॉज एक्चुअली ये जो आप जो नाम हम लिए, ये सारे समय आपके बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो समय आपका है वो जा रहा है, वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए देखें कि 6 घंटा ये ब्लॉक हुआ, सर्वर डाउन हुआ, तो फेसबुक को माफी मांगनी पड़ गई, ठीक है ना। अब इससे आप सोच सकते हैं कि कितना पॉपुलैरिटी है कि फेसबुक को माफी मांगने का मतलब है कि आप वो खुद भी परेशान हो गया कि मेरे इतने यूजर परेशान हैं, ठीक है। अब क्यों परेशान है, केवल लाइक और पोस्ट करने के लिए परेशान है, और ज्यादा कुछ प्रिविलेज तो मिल नहीं रहा है। हाँ, जिनका बिजनेस प्रमोट हो रहा है वो ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अगर वहां पर एडवर्टाइजमेंट से किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो जरूर परेशान होंगे कि 6 घंटा में
हमारा बहुत सारा बिजनेस डाउन हो गया। लेकिन जनरल यूजर को परेशान होने का मतलब वही है कि कुछ घंटों तक हमने अपने लोगों या अपने फ्रेंड सर्किल के पोस्ट को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी लाइक हम कर देते हैं क्योंकि पोस्ट कर दिया कोई। अब वो पता नहीं है, लाइक करने वाले को भी पता नहीं है कि व्हाई यू आर लाइकिंग, what is the importance of that liking, only because you just give favor to your friends कि तुमने, yes that's right, वो खुशी से कुछ बेनिफिट होने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। still we are giving our time, वो समय हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, दान कर रहे हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, आई थिंक दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑफलाइन और ऑनलाइन का अभी जो है सबसे ज्यादा सिलेक्शन आप कर रहे हैं, ऑफलाइन को डाउन कर रहे हैं सर्वर, ऑनलाइन का सर्वर हाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो 6 घंटा आपका डाउन रहा वो कितना परेशान किया आपको। तो जो ऑफलाइन का सर्वर आप डाउन कर रहे हैं वो उस लाइन को होल्ड करने वाले को कितना परेशान कर रहा होगा, क्योंकि ये 24 आवर्स कर रहे हैं आप। 6 घंटा में आप परेशान हो गए, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर वो परेशान हो गया और आपसे अपोलोजाइज भी कर लिया, माफी भी मांग लिया कि ये डाउन हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और 24 घंटा जो ऑफलाइन वाले को आप डाउन करके चल रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू प्रमोट समथिंग, है ना, उन लोग को भी प्रमोट करने की जरूरत है। तो ऑफलाइन तो ऑप्शन हमारे पास एडिशनल है, ऑनलाइन अभी हमारे पास है। और अगर इसको हम लोग वोटिंग कर लें ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो हमको लगता है कि इसमें कितने लोग हैं जो ऑफलाइन के सपोर्टर हैं, बहुत कम मिलेंगे। बोलने का नहीं है, मिलेंगे क्या, क्योंकि ऑनलाइन गिव यू प्रिविलेज, ऑनलाइन में बहुत सारा प्रिविलेज है जो ऑफलाइन में नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ऑनलाइन का सर्वर हाई है हमेशा, जिसका डाउन है उसको तो जो आएगा उसी से कलेक्ट कर लेना है। तो अगर दिन भर में 2 लोग आया तो 2 लोग से ही 100 लोगों का काम हो जाना चाहिए। दैट्स वाई, तो वाई ऑनलाइन इज प्रमोटेड, बिकॉज इन ऑनलाइन यू विल गेट मोर प्रिविलेज देन द ऑफलाइन एडिशन। तो इसलिए ऑनलाइन को वोटिंग हाई है, ऑनलाइन का वोटिंग हाई है। और ऑनलाइन के लिए वेरियस रिसोर्सेस हमने बताया कि ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, वेबसाइट यूज कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ साथ सोशल वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाइबर, हाइक, हैंगआउट, सेवरल, हाँ सेवरल है, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप यूज नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप गूगल को जानते होंगे, ठीक है ना, लेकिन गूगल ऐसा नंबर ऑफ सर्च इंजन इज देयर, because you are using Google in a frequent manner, that's why you think that Google is the only search engine. There is a Opera, there is a Mozilla Firefox, there is several, Safari. So you just go for that particular search engine also and compare that which one is more. Google को इसलिए करते हैं कि Google का जो सर्वर है वो फास्ट एक्सेसर, उसके पास जो डेटा है, माइनिंग है, वो SEO, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट एंड फ्रीक्वेंट। तो फास्ट एंड फ्रीक्वेंट एक्सेशन करने के लिए आप जो चाहते हैं वो सब वहां अवेलेबल हो जाएगा। वो सर्च इंजन आपको जो है ये अवेलेबिलिटी का इंश्योरिटी देती है। तो दैट इज द ऑफलाइन। तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, इसको ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आता है बफरिंग। आई थिंक दैट कि यू ऑलरेडी नो अबाउट द बफरिंग, क्योंकि ये तो आप डे बाय डे यूज कर रहे होंगे। ये आपका हो गया सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ बफरिंग। ठीक है, स्पूलिंग इज द सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ बफरिंग। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बफरिंग? बफरिंग के बारे में कौन बताएंगे? यस, बोलो बोलो। हाँ ठीक, नेट खत्म होने के बाद जो घूमता है वही बफरिंग है। अच्छा ठीक ठीक, नहीं तुम जा रहे हो, सही जा रहे हो, लेकिन वो बफरिंग एक्चुअली खाली वही बफरिंग नहीं है। जैसे खड़ा हो जाओ तुम, ये बफरिंग है या नहीं है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दैट मीन्स ये स्टैंड अप और सिट डाउन जो एक्टिविटी हुआ उसमें ये रिस्पॉन्स फास्ट किया। क्यों किया? क्योंकि इनसाइड क्लास है,
तो आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा डेटा, वो भी डेटा बफरिंग का जरूरत जब भी आप फेच करते हैं तो बफरिंग होता है। फेचिंग इज द इनिशिएशन ऑफ because everything is need to be allocate on primary memory to access. For accessing point of view, every data contents available in the secondary memory, तो ये relocate आपका जो होगा सर टाइम हो गया तो सर। आपके पास अवेलेबल है। अभी जैसे आपके पास आपके बैग में कुछ नोट्स और बुक्स होगा, तो जिस नोट्स और बुक्स को आप बैग से निकालने की कोशिश करेंगे वो बैग में होना जरूरी है। जैसे अगर MS ऑफिस आपके सिस्टम में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है, क्या MS ऑफिस का कोई पैकेज एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बफरिंग इज ऑलवेज देयर। भाई माइक बंद कर ले। अब यहाँ क्या है, म्यूट करिए। अब यहाँ क्या है कि बफरिंग ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। ऑफलाइन में आपका जैसे हार्ड डिस्क से बफरिंग हो रहा है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, पेन ड्राइव से बफरिंग हो रहा है, स्टोरेज डिवाइस CD DVD से बफरिंग हो रहा है, तो इसका एलोकेशन रीलोकेशन फास्ट होगा। जैसे अभी क्लासरूम में किसी को कोई क्वेश्चन किए, रिस्पांस किया, क्लास के बाहर हो सकता है माइक का आवाज जा रहा हो, लेकिन अगर माइक रख देंगे और क्लास के बाहर पूछेंगे तो समय लग जाएगा, ठीक है ना। और इस बिल्डिंग से बाहर लग जाएगा, लगेगा ना। तो अब ये ऑनलाइन जो आपका बफरिंग होता है, ये वेरियस फैक्टर इस पर काम करता है, लाइक नेटवर्क प्रोसेसिंग। सर टाइम हो गया सर। वेट करो थोड़ा देर, टाइम हो गया। तुम बफरिंग जो डेटा हो गया वो पूरा हो जाएगा, तो बफर डेटा आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज एक्सेस करना होगा तो उसको बफर्ड होना होगा, यानी फेच इज द प्रोसेस ऑफ बफरिंग। तो फेचिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ, यानी डेटा आपका बफर्ड होकर रैम एलोकेट हो गया। नाउ इट इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेशन। आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपका बफरिंग कंप्लीट नहीं होगा, यू कैन नॉट एक्सेस दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस विद इन द सिस्टम। अब ये ऑनलाइन होगा तो डिले हो सकता है, नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अभी जैसे ऑफलाइन मोड में आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में हैं, अगर यहाँ नेट चला जाए तो ऑनलाइन डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन अगर 15 मिनट क्लास है तो आगे तक चल सकता है। नेटवर्क इज अ वन फैक्टर विच इंटरप्ट द ऑफलाइन ऑनलाइन बफरिंग। ऑनलाइन में बफरिंग स्टॉप हो गया, वो नहीं पढ़ पा रहे, वो नहीं जा पा रहा है, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है ड्यू टू नेटवर्क। बट ऑफलाइन मोड में ये आवाज जा रही है, माइक है, माइक से आवाज लाउडली जा रही है, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर फैक्टर वर्क्स इन ऑफलाइन। सेम थिंग, आप जब ऑनलाइन कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा आपका कि पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, आपका जो सक्सेसफुल शॉपिंग नहीं हो पाया, अब वो 3-4 वर्किंग डे में फिर पैसा रिवर्ट होगा, ऐसा हो सकता है, ये ऑफलाइन में नहीं होगा। तो ये रिस्क फैक्टर आपको लेना पड़ेगा कि आपका ऑनलाइन में नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका जो है ट्रांजैक्शन भी डिस्कनेक्ट हो गया, पैसा आपके अकाउंट से तो निकल गया, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाया, बीच में ही, हाँ वो बीच में ही रह गया, पाइपलाइन रह गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो रिसीवर एंड पर नहीं पहुंचा है तो वो फिर से आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। यस, हाँ बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू।